हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज की अपनी इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययन करेंगे, जिसका पेपर कोड है E503। पेपर का नाम है पर्यावरण शिक्षा यानी कि इन्वायरमेंट एजुकेशन। हमारा जो टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा पेपर के अंतर्गत वह है ऊर्जा के गैर परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत, यानी कि ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, गैर परंपरागत हैं या वैकल्पिक स्रोत हैं, उन सभी के बारे में हमने अध्ययन कर रहे हैं। हमने इस वीडियो से पहले जो ऊर्जा के वाणिज्यिक उपयोग हेतु स्रोत थे उनके बारे में अध्ययन किया, यानी कि यह जो हमारा टॉपिक है ऊर्जा के गैर परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत, यह हम अपनी 3 वीडियो में पूरे करेंगे। ये इसका जो फर्स्ट पार्ट में हमने इसके वाणिज्यिक उपयोग हेतु जो ऊर्जा के स्रोत थे उनके बारे में अध्ययन किया। उसके अंतर्गत आते थे हमारे जल शक्ति और आणविक ऊर्जा। हमने अपने इस टॉपिक के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट में वाणिज्यिक उपयोग हेतु जो स्रोत थे उनके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने जल शक्ति के बारे में अध्ययन किया और वाणिज्यिक ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया। यह हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट। अब हम अपने आज के सब टॉपिक के अंतर्गत ऊर्जा के जो गैर वाणिज्यिक उपयोग हेतु, यानी कि जो ऊर्जा के स्रोत थे परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत थे, उनमें से हमने नंबर 1 पे वाणिज्यिक उपयोग हेतु जो ऊर्जा के स्रोत थे उनमें अध्ययन किया। उसके अंतर्गत हमने जल शक्ति और सौर उसके आणविक ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया। हम आज के अपने इस टॉपिक में यानी कि सब टॉपिक के अंतर्गत जो ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक उपयोग हेतु, यानी कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, खरीदते नहीं हैं, यानी कि गैर वाणिज्यिक उपयोग हेतु, उनमें अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत नंबर 1 पर आता है सौर ऊर्जा। क्या हम कभी सौर ऊर्जा को खरीदते हैं? नहीं। तो नंबर 1 पर आता है हमारा क्या, सौर ऊर्जा। हम इसके बारे में जानेंगे। जो इंडिया है, यानी कि क्या है, इंडिया, भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर गर्मी भी बहुत अधिक होती है। यानी कि भारत जैसे देश में जहाँ वर्ष के अधिक समय यानी कि लंबे समय तक बहुत गर्मी पड़ती है, यानी कि प्रचंड गर्मी पड़ती है, सूर्य का तेज प्रकाश मिलता है, सौर ऊर्जा का बहुत व्यापक उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि भारत में या इंडिया में जो सूर्य है उसका जो प्रकाश है यानी कि वह लंबे समय तक पृथ्वी पर पड़ता है और बहुत तेजी के साथ पड़ता है। तो इसका क्या है, हम इसका उपयोग हम सौर ऊर्जा का, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं, जिसका हम व्यापक उपयोग कर सकते हैं। वैसे भी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों के रूप में सूर्य एक ऐसा असीमित प्रकाश भंडार है जो पृथ्वी के जन्म के साथ ही कई अरब वर्ष पूर्व जन्मा और तब से आज तक निरंतर प्रशिक्षण अपनी 24 लाख टन हाइड्रोजन को जलाकर इतने ही टन हीलियम में परिवर्तित कर प्रकाशपुंज बना हुआ है। यानी कि जो सूर्य है, जैसे जैसे पृथ्वी का जन्म हुआ था उसी समय से इसका भी अस्तित्व सामने में आया है, जो कि अपने असीमित
जो कि निरंतर प्रतिक्षण यानी कि प्रतिक्षण निरंतर अपनी जो 40 लाख हाइड्रोजन है उसको जलाता है, और इतने ही टन यानी कि जितने हाइड्रोजन को वह जलाता है उतने ही टन क्या है उसे हीलियम में परिवर्तित कर देता है। यानी कि यह हीलियम में परिवर्तित कर प्रकाश पुंज बन जाता है या बना हुआ है। फिर विशाल ऊर्जा उत्पादन कर रहा है, और क्या है, जब यह हाइड्रोजन को जलाकर हीलियम में परिवर्तित कर देता है तो क्या करता है, ये विशाल ऊर्जा उत्पादन कर रहा है। इस विशाल ऊर्जा का कुछ भाग विकिरण द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है। कैसे, यानी कि सूर्य का जो विशाल ऊर्जा का जो कुछ भाग है वही क्या है, किरणों के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है। ये मान लीजिए कि ये है क्या है, पृथ्वी, यहाँ पर विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसका उपयोग उपकरणों की सहायता से ताप ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के रूप में किया जा रहा है। यानी कि इसका जो उपयोग है क्या किस में किया जा रहा है, यानी कि ताप ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के रूप में किया जा रहा है। भारत का सौर ऊर्जा 5000 ट्रिलियन किलो वाट है। यानी कि क्या है, 5000 ट्रिलियन किलोवाट प्रतिवर्ष मिल रही है। भारत को इतनी ऊर्जा क्या मिल रही है, प्रतिवर्ष मिल रही है। किससे, प्रतिवर्ष सूर्य से, जो पूरे देश की अगली कई शताब्दियों तक की आवश्यकता से भी अधिक है। यानी कि जो आने वाली कई सारी शताब्दी है उससे भी बहुत ज़्यादा है। प्रतिदिन का औसत 4-7 किलो वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। अपने देश में सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलकर सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सौर वायु तापक, सौर हरित गृह और प्रशीतन, सौर पंपन, सौर औद्योगिक प्रक्रिया तापन आदि में काम लिया जा रहा है। यानी कि प्रतिदिन क्या है, 4 से 7 किलोमीटर यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। और जो हमारा भारत देश है उसके अंतर्गत इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। जैसे सोलर कुकर में इसका प्रयोग हो रहा है, सोलर वाटर हीटर में हो रहा है और सौर वायु में हो रहा है। और इसके साथ साथ में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर विद्युत प्रकाश, रेडियो तथा टीवी चलाने में भी देश ने काफ़ी सफलता पाई है। यानी कि जो हमें सूर्य से जो हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उससे क्या होता है, यानी कि इसको बदलकर विद्युत ऊर्जा यानी कि बिजली बनाई जा रही है। क्या, बिजली बनाई जा रही है, जिससे कि टीवी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, बहुत सारे बिजली से काम हो रहे हैं। इसी क्षेत्र में हमारा जो देश है उसने बहुत सारी सफलता पाई है। भारत में इन उपयोग को जनता तक पहुंचाने हेतु 20 गांवों में सोलर गांव का रूप दिया गया है। यानी कि कितना, भारत के अंदर जो 20 गांव थे उनको कह का रूप दिया गया है, यानी कि सोलर। सोलर गांव का रूप दिया गया है। इनको क्या कहते हैं, सोलर गांव कहते हैं। जहां जल पंप, घरेलू प्रकाश, सड़कों पर खंभों की लाइटें, सामुदायिक टीवी सौर विद्युत के सहारे चल रहे हैं। क्या है, जिन गांवों में ये सभी चीज़ें जो सौर विद्युत है यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करके सौर विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर विद्युत प्रकाश इत्यादि को इनके उसमें प्रयोग में लाया जा रहा है। धीरे धीरे इसकी आम आदमी द्वारा रुचिपूर्वक प्रयोग किया जाने की संभावना बहुत बढ़ रही है, क्योंकि आज हमारे सामने बहुत ऊर्जा संकट बहुत देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ही काम करेंगे।
इस ऊर्जा के सबसे मुख्य लाभ निम्न है। नंबर 1, प्रकाश ऊर्जा का आहान भंडार, यानी कि जो है ये क्या है, प्रकाश ऊर्जा का बहुत सारा भंडार है। प्रकाश ऊर्जा का आहान भंडार है। नंबर 2, प्रदूषण रहित ऊर्जा है। क्या है नंबर 2 पर? यह ऊर्जा जो है वह प्रदूषण रहित है। प्रदूषण रहित है। सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण महंगे हैं और इनका प्रारंभिक व्यय भी कुछ अधिक ही है, लेकिन इसके बाद फिर कोई व्यय न होना भी कम लाभप्रद नहीं है, क्योंकि जो सौर ऊर्जा से उपकरण चलते हैं वह थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन उन्हें एक बार खरीदने के बाद में उसमें कोई भी लागत नहीं लगानी पड़ती है। नए प्रयोगों के अन्नामलाई विश्वविद्यालय खड़गपुर तथा बंबई और कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने सौर ड्रायर के प्रयोग से धान, मिर्चें, गोला आदि अनेक वस्तुओं को कम समय में सुखाकर व्यापार के लिए नई दिशा खोली है। यानी कि क्या है, यह सभी चीजें, यानी कि सौर ड्रायल, यानी कि इन विश्वविद्यालयों ने सौर ड्रायल के द्वारा कम समय में ही अधिक कार्य करने के लिए एक वस्तु को कम समय में सुखाकर व्यापार के लिए नई दिशा खोली है। खारे पानी को सौर ऊर्जा से मीठे पानी में परिवर्तन के प्रयोग भी सफल हो रहे हैं, और यदि व्यापक रूप से इसमें सफलता प्राप्त हुई तो पीने के पानी की उपलब्धता की बहुत बड़ी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा के द्वारा यानी कि सौर ऊर्जा से जो खारा पानी है उसको मीठे पानी में बदलने की प्रक्रिया के बारे में सोचा जा रहा है। इस ऊर्जा से गांव में परंपरागत ऊर्जा की कमी का एहसास भी नहीं होगा और वहां से अधिकांश लोगों की सभी आम जरूरतें पूरी होगी। ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि सभी समस्याएं सौर ऊर्जा के भंडार की हैं, जिस पर निरंतर शोध कार्य चल रहा है, क्योंकि सौर ऊर्जा का है उससे किसी भी प्रकार की किसी भी गांव में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2 पर आता है हमारा लहरों से ऊर्जा। लहरों से ऊर्जा, जब तक सैद्धांतिक रूप से केवल जानकारी रखने वाले देश भारत ने अपने पहले लहरों से ऊर्जा प्रोजेक्ट के संचालन में सफलता प्राप्त कर ली है। यानी कि इसका जो लहरों से ऊर्जा प्रोजेक्ट था उसमें क्या किया, सफलता प्राप्त कर ली है। सफलता प्राप्त की है। विश्व में अपनी प्राथमिक की दर्ज करा दी है, यानी कि भारत ने भी इसके अंतर्गत सफलता प्राप्त कर विश्व में अपनी प्राथमिक की, यानी कि हमने पहले किया है वह दर्ज करा दी है। समुद्री विकास के केंद्रीय विभाग यूनियन गवर्नमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट के तत्वाधान में समुद्री इंजीनियरिंग केंद्र IIT मद्रास, ओशन इंजीनियरिंग सेंटर IIT मद्रास के वेव एनर्जी ग्रुप केंद्र IIT मद्रास के जो था वेव एनर्जी ग्रुप, वाटर एनर्जी ग्रुप ने 150 मेगावाट शक्ति के इस प्रयोग का कार्य स्टेट हर्बल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट त्रिवेंद्रपुरम में संपन्न किया है। यानी कि क्या है, 150 मेगावाट का जो शक्ति का जो प्रोजेक्ट था उसका कार्य स्टेट हर्बल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को जो कि त्रिवेंद्रपुरम में है उसको
उसमें संपन्न कर दिया, यानी कि पूरा कर दिया है। इस ऊर्जा के दो मुख्य लाभ हैं, इसमें कोई प्रदूषण की संभावना नहीं है, और नंबर 2 है यह निरंतर चलने वाली अकथनीय लहरों के संचालन पर आधारित है, क्योंकि जो समुद्र की लहरें हैं वह निरंतर चलती रहती है, क्योंकि वह रुकती नहीं है, इसीलिए यह निरंतर चलने वाली लहरों पर आधारित है, जो कि समुद्र में चलती रहती हैं। इससे वर्ष पर्यटन ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। क्या है? वर्ष भर ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि समुद्र की लहरें निरंतर चलती रहती है। इस उत्पादन में संयंत्र का व्यय भी अधिक नहीं है, पर चूंकि यह समुद्र अथवा विशाल जल संग्रह केंद्र पर ही संभव है, अतः देश में व्यापक रूप से यह लाभप्रद नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वह समुद्रों में या बहुत बड़े बड़े जलाशयों में ही किया जा सकता है, जिसके कारण यह हमारे देश में इतना लाभप्रद नहीं हुआ है। नंबर 3 पर आता है सौर ऊर्जा। कौन सा है? सौर ऊर्जा, जिसको हम पवन ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, सौरी पवन ऊर्जा। विंड पावर, वायु द्वारा संचालित पवन संयंत्र यानी कि विंड मिल्स का उपयोग बहुत पुराना होने पर भी भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं बना है, क्योंकि जो पवन ऊर्जा है उसके जो संयंत्र हैं, मशीनरी है, यानी कि जो विंड, जिससे कि हम विंड मिल्स है, उनका उपयोग बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी क्या है, यह भारत में लोकप्रिय नहीं है। लेकिन जब वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत की बात चली है तो यह एक अच्छा स्रोत हो सकता है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा के समुद्री किनारों के पास जहां वायु वेग अधिक है वहां यह अत्यंत सफल हो सकती है, क्योंकि समुद्री अक्षेत्र के जितने भी अक्षेत्र हैं वहां पर जो वायु का वेग है वह बहुत ही तेज होता है, वेग अधिक होता है, जिसके कारण यह संयंत्र सफल हो सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि वायु ऊर्जा अपने वेग की घनीय मात्रा के तुल्य होती है, यानी कि जो वायु ऊर्जा होती है वह अपनी वेग की मात्रा पर ही यानी कि तोली जाती है या तुल्य होती है, क्योंकि जितनी तेज वायु चलेगी उतनी ही तेज उसके टरबाइन घूमेंगे और उतनी ही अधिक मात्रा में विद्युत उत्पादन होगा। 16 किलोमीटर प्रति हेलो, हाँ जी, सोलह किलोमीटर प्रति घंटे से कम वेग वाली वायु पर ऊर्जा की मात्रा नगण्य है, यानी कि अगर 16 किलोमीटर प्रति वेग की मात्रा से वायु चलती है तो वह क्या है, उसमें ऊर्जा की जो मात्रा है वह नगण्य है। वर्तमान में मध्य भारत के गंगा सिंधु के मैदान क्षेत्र में पवन ऊर्जा की सहायता से अनेक जगह 30 मीटर तक की गहराई से पानी खींचने तथा छोटे घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ति कर देने वाले 2 किलोवाट के विद्युत संयंत्र काम कर रहे हैं, यानी कि इन क्षेत्रों में कुछ छोटे छोटे काम करने के लिए 2 किलोवाट के जो विद्युत संयंत्र है वह काम कर रहे हैं। अपने देश में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार पवन ऊर्जा का उत्पादन 40,000 मेगावाट तक संभव है। कितना? 45,000। भाई मैंने 40 बोला था, बट वह 45,000 है मेगावाट तक संभव है, जबकि वर्तमान में केवल 1080 मेगावाट का ही उत्पादन हो रहा है, जो 1% से भी कम है। यानी कि कितना हो रहा है?
1080 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, जबकि चाहिए कितना 45,000 मेगावाट। इसीलिए यह केवल 1% से भी कम है। इस ऊर्जा की भी विशेषता यही है कि किसी प्रकार का रख रखाव रहित कोई व्यय नहीं है और प्रदूषण मुक्त है। अपने देश में इस ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है वन उत्पादन। वन उत्पादन यानी कि लकड़ी से ऊर्जा। वन उत्पादन यानी कि या लकड़ी से ऊर्जा। आज़ादी के बाद सन 1951 से, कब से 1951 से भारत सरकार द्वारा अधिकृत वन क्षेत्र 75 मेगाहर्ट्ज माना गया है, जो कुल भूभाग क्षेत्र 229 mH का लगभग 23% है। इसमें से 60% अर्थात 45 mH भाग को वन उत्पाद के रूप में प्रयोग करने के हेतु अंकित किया गया है तथा शेष 40% को रिजर्व क्षेत्र में रखा गया है। इस अंकित वन क्षेत्र से इमारती लकड़ी, खेल का सामान, फर्नीचर, रेल के डब्बे और स्लीपर आदि के अतिरिक्त विशेष रूप से जिन जिनसों पर अधिक व्यय हुआ है वे हैं घरेलू ईंधन, सौदा, बड़े बड़े कारखानों को भट्टियों में भी लकड़ियों को काम में लाया जाता रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार केवल जलाऊ ईंधन के रूप में ही लगभग 126 मिलियन टन लकड़ी प्रतिवर्ष व्यय हो जाती है। कितनी? 126 मिलियन। एक 126 मिलियन टन लकड़ी प्रतिवर्ष यानी कि जल जाती है। और व्यय इसके अतिरिक्त है, किसी पर भी यदि इतना ही व्यय भार और माने तो लगभग 250 मिलियन टन लकड़ी का व्यय प्रतिवर्ष वन क्षेत्रों से हो रहा है। कितना हो रहा है? 250 मिलियन टन का। इतनी लकड़ी लगभग 400 मिलियन घन मीटर लकड़ी से प्राप्त हो सकती है, जिससे पूरे देश ही प्रभावित होगा। इस स्रोत का उपयोग यदि बेहद आवश्यकता के लिए ही करें तो उचित रहेगा, अन्यथा इसे ऊर्जा के स्रोतों की गणना से बाहर कर दें, यही श्रेष्ठकर है। क्योंकि अगर वनों को ऊर्जा के प्रयोग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता रहा है तो फिर क्या होगा? यानी कि भारत में वनों की संख्या खत्म हो जाएगी, जिससे कि ऑक्सीजन का जो वह कमी आ जाएगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फसल अवशिष्ट तथा उपले, यानी कि जो पशुओं के गोबर से तैयार किए जाते हैं। यदि देश कृषि प्रधान देश है, भारत की अधिकांश आबादी गांव में रहती है, अतः गांव के लोग अपनी घरेलू ईंधन की आवश्यकताएं स्थानीय रूप से प्राप्त लकड़ी, फसल के अवशिष्ट तथा गोबर से बने उपले से पूरा कर लेते हैं। क्योंकि गांव में पशुपालन क्या है? पशुपालन भी होता है, जिसके कारण वह पशुओं के जो गोबर होता है उससे उपलों से उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। इन तीनों चीज़ों का उपयोग क्रम से 60% यानी कि 65%, 20% तथा 15% है। लेकिन जहां शहरी क्षेत्र वहीं है उपयोग थोड़ा भिन्न होकर लकड़ी 68.5%, तेल अथवा गैस 16.9%, उपले 8.3%,
कोयला 2.3%, विद्युत 0.6% एवं अन्य 3.4% है। इन दोनों प्रकार की आबादियों में लकड़ी का उपयोग लगभग 65 से 70% है, जिसे कम करने के अथवा न करने की चर्चा अभी भी हमें कर चुके हैं। उपलों का उपयोग यद्यपि अधिक मात्रा में मिलने से होता है, लेकिन यह एक बहुत अच्छा खाद है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। अतः उपलों का उपयोग भी दूरदृष्टि से राष्ट्र हित में नहीं है, क्योंकि जिस चीज यानी कि जो हम पशुओं के गोबर से जो उपले बनाते हैं वह बहुत अच्छा एक प्रकार का खाद होता है, जिससे कि कृषि योग्य मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वह बढ़ती है और फसलें भी बहुत अच्छी होती है। कृषि अवशिष्ट देश में इतनी भारी मात्रा में उपलब्ध है कि यदि पूरे देश का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जा सके तो तो खेतों से बेकार संग्रहण को हटाया जा सकता है, दूसरे उसे ऊर्जा उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लगाकर अनेक बहुमूल्य ऊर्जा स्रोतों को बचाया जा सकता है। क्योंकि कृषि क्षेत्र में बहुत सारा अवशिष्ट क्या है, रह जाता है, बच जाता है, और उसी को क्या किया जाए, यानी कि ऊर्जा के प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाए। उससे क्या होगा, यानी कि बहुत सारा ऊर्जा बच सकती है। सो गाइस, हमारा जो यह टॉपिक था, यानी कि यह हमने वीडियो सेकंड पार्ट में किया इसका। अभी इसका एक पार्ट और रहता है, उसे हम अपनी नई वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।